भारित समांतर माध्य। क्या होता है भारित समांतर माध्य? तो भारित समांतर माध्य वो माध्य होता है जिसके अंदर हम कभी कभी क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा वेटेज दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी भी कोई प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, या फिर हम जब हमारा आउटपुट या इनपुट की अंदर चीजें देखते हैं, तो हम कुछ टॉपिक्स को ज्यादा क्या कर देते हैं, वेटेज दे देते हैं। तो उस केस में जब वेटेज किसी भी पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स या पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं कोई क्वालिटीज या पर्टिकुलर जो करेक्टर होता है, उसको हम अगर ज्यादा वेटेज देते हैं, तो उस केस में जो सिंपल अरिथमेटिक मीन यूज नहीं करते, उस केस में हम ये वाला जो वेटेड अरिथमेटिक मीन है उसको यूज करते हैं, जिसको भारित समांतर माध्य कहा जाता है। जिसमें हम सिग्मा x बाई एन का फॉर्मूला लगा रहे थे, उसमें अभी क्या हो जाएगा, सिग्मा जो वेटेज है उसका समेशन, और सिग्मा जो x आया था उसको हम वेटेज, जितना वेटेज उसको दिया जाता है उसके थ्रू हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीजें रहती है। देखो, जब माध्य निकालते समय कुछ पदों को अन्य पदों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, तो उसे भार कहते हैं, और उसका जो माध्य होता है वो क्या कहलाता है, भारित समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, आगे चलो। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है कि जो इनकी सैलरी है, जैसे मैनेजर हो गया, क्लर्क हो गया, स्किल्ड पर्सन हो गया, अनस्किल्ड पर्सन हो गया, इनके वेतन ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, और इन व्यक्तियों की संख्या क्या है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन क्या है, 1, 8, 20 और 11, इस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, वेटेज है। या फिर हम इसको कह सकते हैं, जैसे जो अगर सैलरी नहीं ले, जैसे हम हमारे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कोई हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, और हमारा वेटेज होगा कि भाई हमें जो ईल्ड वाला कैरेक्टर है उसको ज्यादा वेटेज देना है ना, तो उसका हम वेटेज अलग रखेंगे। जो दूसरे हमारे पैरामीटर्स हैं उनका वेटेज हम अलग रखेंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके WX निकालेंगे, तो सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W जो होता है वही क्या कहलाता है, समांतर, भारित समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, भारित समांतर माध्य में एक चीज होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो नॉर्मल समांतर माध्य के बराबर होगी जब हम सबको इक्वल वेटेज देंगे। जब इसकी वैल्यू 1 1 1 1 मतलब सबको इक्वल वेटेज दिया, तो क्या होगा, सिग्मा, ये 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को 1000 से करोगे तो भी कोई फर्क नहीं, 200 को 1 से करोगे तो भी कोई नहीं, 250 को 1 से करोगे तो भी कोई नहीं। यानी कि अगर सभी को एक जैसा वेटेज दे दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्स वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे आ रही है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय जो एन हमारा टोटल आना है 1 2 3 4 5, वो जो हम करके निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, हमारा समांतर माध्य की, क्योंकि वो ये भी क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 4 हो गया, और सिग्मा W की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन ही तो होता है वो, तो फिर वहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं आते। तो यही चीज बोलना चाहता है कि जो x होता है वो x जो बार होता है, यानी कि x W के बराबर होता है, यानी कि जो समांतर माध्य होता है वो भारित समांतर माध्य के बराबर होता है अगर हम सभी कैरेक्टर्स को, सभी एट्रीब्यूट्स को बराबर वेटेज देते हैं। अगर किसी में ज्यादा दे देते हैं तो डिफरेंसेस, वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब देखो, जब हम कम मूल्यों को अधिक वेटेज देते हैं और अधिक मूल्यों को कम वेटेज देते हैं, अब यही एग्जांपल देख लो, ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इनको हमने वेटेज दिया 5, और इसको दिया 4, इसको दिया 3 और इसको दिया 2। ओके, तो कम वालों को कम दिया तो वैल्यू क्या आएगी, जब ये वैल्यू ऊपर वाली की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और ऊपर वाली, जैसे ये बाहर वाली है, इसको ये वैल्यू ज्यादा है और इसको ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी, और ज्यादा आएगी। और जब वैल्यू और ज्यादा आएगी तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो x बार से वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है जब हम बड़ी संख्याओं को अधिक वेटेज देते हैं, तो सिंपल सी याद रखो, जब बड़ी संख्याओं को ज्यादा वेटेज देंगे तो वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ, इसको पूरा न्यूमेरिकल फॉर्म में बता सकती हूँ, लेकिन अपने इतना काम का नहीं है, हमारे ये 3 स्टेप काम आने वाले हैं। जब कम मूल्यों को अधिक वेटेज देंगे तो कम मूल्यों को अधिक वेटेज देंगे, और अधिक वेटेज वालों को कम वेटेज देंगे, मतलब अधिक मूल्य कम मूल्यों वालों को अधिक वेटेज देंगे, तो एक्स बार की वैल्यू ऑफ कोर्स ज्यादा रहेगी। ठीक है, आप निकाल के भी देख लेना। ओके, और यहां पे अगर हमने जो ऑलरेडी एक बड़ा मूल्य था
और उस बड़े वाले को ही हमने ज्यादा वेटेज दिया। तो देखो यहाँ पे छोटे को कम और बड़े वाले को और ज्यादा वेटेज दे दिया, तो एक्स डब्ल्यू एक्स की जो वैल्यू है, जो मैं अभी आपको बता रही थी, वो वैल्यू और ज्यादा बढ़ के आएगी, और वैल्यू और ज्यादा बढ़ के आएगी तो एक्स डब्ल्यू बार की वैल्यू भी बढ़ के आएगी। क्यों बढ़ के आएगी? देखो यहाँ पे जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब जब बड़े मूल्यों को अधिक वेटेज दिया जाता है तो इसकी वैल्यू समांतर माध्य से ज्यादा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अब इनका यूज कहाँ होता है, ये वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। जो वेटेड मीन होता है, वेटेड अरिथमेटिक मीन, उसका यूज वहां पे किया जाता है जहां पे हमें इंडेक्स फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, सूचकांक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना, जहां पे हमें सूचकांकों की गणना करनी होती है, जब जहां पे हमें इंडेक्स फाइंड आउट करनी होती है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? वहां पे हम समांतर भारित समांतर माध्य का यूज करते हैं। तो देखो, वेटेड अरिथमेटिक मीन यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड इन कंपेरेटिव स्टडी ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। ठीक है, इन सब का जो हमें स्टडी करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? समांतर भारित माध्य का यूज करते हैं। ओके, अब आता है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन सिंपल सा है, जितने भी आपको पद दिए गए हैं, अभी तक हम समांतर माध्य में क्या कर रहे थे? उनको सभी को जोड़ रहे थे, है ना, और डिवाइडेड बाय वो कितने नंबर्स है उसे डिवाइड कर रहे थे। गुणोत्तर माध्य में जोड़ने की बजाय उनको सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है, जैसे x1 इंटू x2 इंटू x3 x4 x5 सबको आपस में मल्टीप्लाई करके जितने वो होते हैं उतना उसकी जो है अंडर रूट बना दो। ठीक है ना, वैसे करना होता है। तो देखो यहाँ पे किसी समकक्ष श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मानों के गुणनफल का मूल या रूट होता है। जैसे हमारे पास में x1 है, x2 है, x3 है, x4 है और x5 है। ठीक है, तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया और 1/5 कर दिया। तो इस तरीके से अगर हमारे पास में 5 पद हैं दिए हुए, जैसे चाहे वो 2, 3, 4, 5 और 6, यही सीरीज है, और बोल दे कि इसका जियोमेट्रिक मीन निकालो, तो कैसे निकालोगे? सबको आपस में गुणा कर दिया और ब्रैकेट करके 1/5 कर दिया, क्योंकि ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका क्या निकालते हैं? जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सकारात्मक अवलोकनों की समकक्ष श्रेणी के लिए गुणोत्तर माध्य को अवलोकनों के उत्पाद के अन्वय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मैंने आपको बताया। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम इसमें बीच में कोई एक जो यहाँ पे नंबर है कोई भी वो 0 हो जाए, है ना, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन अपना 0 हो जाए, तो इसकी क्योंकि 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर शून्य अवलोकनों में दिया गया है तो गुणोत्तर माध्य नहीं निकाला जा सकता, तो उसका गुणोत्तर माध्य 0 ही आएगा, कोई निकालने का मतलब है नहीं। तो हम कहेंगे अगर अवलोकन जो हमारे ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं या हम कोई रीडिंग ले रहे हैं उसके अंदर अगर हमारे पास में 0 है तो हम उसको जियोमेट्रिक मीन कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें फॉर्मूला दिया गया है इंडिविजुअल सीरीज के लिए x1 x2 x3 वही पावर 1/n हो जाएगा। फिर लोग लेके एंटी लोग लेके ये जियोमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला बनता है एंटी लोग, ये अंदर ऊपर में पावर में था तो 1/n हो जाएगा, सिग्मा log xi हो जाएगा। ठीक है, ये इतना डीप में आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। अब देखो माइनस आता है कहीं पे, तो माइनस वाले में भी हम लोग नहीं निकाल सकते अच्छे से। क्यों? क्योंकि -4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -64 आ गया। अब इसका अंडर रूट करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगी? +8 भी आ सकती है, -8 भी आ सकती है, लेकिन हमें पता नहीं कैसे क्या आएगा, है ना। जैसे माइनस ये किसका होता है? -8 का करेंगे तो +64 आएगा, और 8 × 8 करेंगे तो भी +64 आएगा। अब ये किसका अंडर रूट है? क्योंकि ऐसा हम लोग नहीं क्लियरली बता सकते, तो या तो कोई ऋणात्मक या नेगेटिव कैरेक्टर हो या फिर हमारे पास में कोई एक 0 ऑब्जर्वेशन आ जाए तो हम गुणोत्तर माध्य कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो खंडित श्रेणी के लिए जो हमारे जो x1 है वो जो पावर पहले f1 x1 हो रहा था, जो समांतर माध्य के केस में वो क्या हो जाएगा? x1 की पावर बन जाएगा f1। ग्रुप्ड डाटा की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे f1 ऊपर चला गया, f2 हो गया, फिर f3 हो गया, और इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं आपको, कोई अपने को ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने जाएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला से हो जाएगा। फिर आता है अखंडित श्रेणी के लिए, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं ग्रुप्ड डाटा के लिए। ग्रुप्ड
सीरीज के लिए लिख दो। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 1/n(f1), फिर यहाँ पे क्या रहा है, xm ले रहे हैं, अदरवाइज हम लोग क्या ले रहे थे, xi ले रहे थे। यहाँ पे अभी क्या है, मैंने आपको बताया था ग्रुप्ड डाटा में x की वैल्यू रेंज में होती है, तो उस रेंज का हमें क्या निकालना पड़ता है, मध्य बिंदु निकालता पड़ता है, मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। तो जो मिड पॉइंट होता है वही यहाँ पे हमें लिखना होता है। ठीक है, इसका उपयोग देखो क्या होता है, जो जियोमेट्रिक मीन होता है मेनली यूज किया जाता है कैलकुलेट एवरेज। एवरेज किसका, परसेंटेज का, परसेंटेज ग्रोथ रेट हमें निकालनी है, रेशियोज निकालने हैं, है ना, इनका निकालना है, स्पेशली एवरेज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ निकालनी है, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइजेस निकालने हैं, तो वहां पे हमें इसका यूज करना होता है। तो जियोमेट्रिक मीन और समांतर माध्य और हरात्मक माध्य, उसके अंदर हमें ये स्पेशली ध्यान रखना है कि किसका कहां पे यूज किया जाएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि किसका कहां पे यूज किया जाएगा, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये लाइन विशेष उपयोग जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका कहां पे किसका यूज किया जाता है। ठीक है, विशेषता क्या है, अगर सभी अवलोकन स्थिर है तो जीएम भी स्थिर होगा। वही बात, अगर 5 5 5 और 5 ये आगे कई तक लेके जाओ, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, सभी में एक ही वैल्यू जैसे आ रही है और बोल दिया जाए इस सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो वो भी 5 होगा। अरिथमेटिक मीन पूछा जाए तो वो भी 5 होगा। फॉर्मूला लगा के निकाल के देख लेना, वही वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर वही इसका माध्यिका पूछी जाए या कुछ भी पूछा जाए तो वो अगर सभी अवलोकन स्थिर है तो उसकी वैल्यू भी वही होगी, ज्योमेट्रिक मीन भी वही रहेगा। ठीक है, अवलोकनों की किसी समग्र श्रेणी का जीएम का लघुगणक अवलोकनों के लघुगणक का समांतर माध्य होता है। अब ये बात इसने कैसे कही है वो देखो, हाँ यहाँ पे देखो, इसका जो लघुगण का मतलब लोगेरिथम ले लिया, और लोगेरिथम में जनरली देखो हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एक्स बाई जो एन होता है उसको ही तो समांतर माध्य कहते हैं। तो वही चीज होगी, लोग इसके लोगेरिथम का एक्स लिया, बस समेशन तो यहाँ पे भी आया, डिवाइडेड बाय एन यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसीलिए ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी डाटा की सीरीज में क्या बोलते हैं, डाटा सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, उसमें क्या आता है, लोगेरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि जो लोगेरिथम है उसको कर दो ज्योमेट्रिक मीन का, इज द अरिथमेटिक मीन, क्योंकि सिग्मा एक्स बाई एन यहाँ पे भी आ रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द लोगेरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स आई, ये मान के चलो। ठीक है, और ये आई 1 to n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई क्या है, एक्स आई वही जो x1 x2 x3 x4 x5 जो भी थे अपने पास सीरीज थी वही वाली है। ये एक्स आई जो है वो जो हमें सीरीज या डाटा दिए गए हैं वही है। तो उस डाटा का अगर हमने लोगेरिथम ले लिया तो उस लोगेरिथम का वो कहना चाह रहा है कि अगर हम समांतर माध्य निकालेंगे, ठीक है, उन जो x1 x2 x3 दिए हुए हैं उनका लोग लेके अगर हम उसका समांतर माध्य निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो लोग जीएम के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको दे दिया जाए कि z इजिकल टू एक्स बटे वाई है तो इसका जियोमेट्रिक मीन निकालो, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ये होगा कि z का जो जीएम है, ज्योमेट्रिक मीन है वो x का जीएम डिवाइडेड बाय y का जीएम होगा। उसी तरीके से इसको देखोगे तो z का जीएम है जो वो x का जीएम मल्टीप्लाइड बाय, जैसे जिस तरीके से ये आपस में मल्टीप्लाई में है वैसे ही इनका ज्योमेट्रिक मीन भी आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सभी मूल्यों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सुनिश्चित और स्पष्ट होता है, चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, संतुलित स्थिति में रहता है, बीजगणितीय विवेचन कर सकते हैं, अनुपातों में प्रतिशतों का माध्य निकालने में इसका यूज किया जाता है, और प्रतिजीवन सैंपलिंग लेस अफेक्टेड बाय टोपोग्राफी। ये अपने जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने देख ली, है ना, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, ये सब इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में जो प्रॉपर्टीज हमने एक एक डिस्क्राइब करके पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज इन लोगों की लगभग सिमिलर आएगी इन सभी के अंदर, तो वो अपने को वहां से रिलेट करके समझना है कि कल की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। अब आता है हार्मोनिक मीन, है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी श्रेणी में मानों की संख्या को उनके व्युत्क्रमों के योग से भाग देने पर जो मान ज्ञात होता है वही उस श्रेणी का हार्मोनिक मीन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो गैर शून्य अवलोकन है वो भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा, क्योंकि शून्य अवलोकनों को यहाँ पे भी शामिल करेंगे तो 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो वो नहीं कर सकते हम। ठीक है, एचएम को अवलोकनों के व्युत्क्रम के अरिथमेटिक मीन के व्युत्क्रम में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, जैसे कोई आपको ये सीरीज दे दी x1 x2 x3
x4 x5 और कहा जाए इसका हार्मोनिक मीन निकालो, या फिर आपको डाटा दे दिए 2 3 4 5 और 6, इनका निकालो हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो कितने नंबर ऑफ है, ये 5 है, डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि x1, ये देखो यही फॉर्मूला लगाए, n कितना है 1 2 3 4 5, लिख दिया 5, 1 डिवाइडेड बाय x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 2, फिर उसके बाद में प्लस कर दो 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 4 फिर डिवाइड बाय 1/5 डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हार्मोनिक मीन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं आगे। अगर यही जो हार्मोनिक मीन है तो n डिवाइडेड बाय 1 वो था, तो हम क्या करते हैं इसका समेशन कर देते हैं, तो f/x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था 1 था और जब x के पावर जो आएगी वो ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूले याद रख लेना, और सिंपल सी, और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता इसके अंदर। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं लास्ट में आपको करवा दूंगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हमें इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर सभी प्रेक्षण इस तरह तो हार्मोनिक मीन भी स्थिर होगा, यानी कि 5 5 5 या 2 2 2 की कोई सीरीज है, जैसे एक में 2 2 2 2 और 2, और ये सीरीज लंबी चलती जाए या फिर यहां तक ही खत्म हो जाए और पूछा जाए कि इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। ठीक है, अब आता है इसका यूजेस क्या है। तो मैंने आपको कल बताया था औसत गति चाल वस्तु की मात्रा प्रति रुपया के रूप में, अगर औसत मात्रा हम लोगों को फाइंड आउट करनी होती है, एवरेज हमें निकालना होता है इन सभी का, तो हम किसका यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाँ, ये क्या बोलते हैं, अन्य माध्यों की अपेक्षा बड़े मूल्यों को बहुत कम और छोटे मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जब यहाँ पे अपने पास में बड़े मूल्य देखो 5 6 9 11 और 1100, ये एक सीरीज है ना, और इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 5 नंबर है, तो हम क्या करें 1/5 1/6 1/9 1/11 और 1/1100। अब एक बार खुद सोच के देखो, एक तो 1/5 की वैल्यू है, ये कितनी आएगी 0.2 आएगी, है ना, और एक 1/1000 मान लो, 1100 की जगह इसको 1000 कर दो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, 1000 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.001 आएगी। तो यानी कि ये जो बड़े मूल्य होते हैं ना, उनको महत्व है, इसका महत्व कम हो गया अपने आप। तो वही चीज कहना चाहता है कि बड़े मूल्यों को तो कम महत्व देता है, और छोटे मूल्य होते हैं जैसे ये, उसको क्या देता है, अधिक महत्व देता है। तो ये कहानी है इसकी। ठीक है, अब वही चीज है, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पूछा भी जाता है, याद रखना है, ये याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लो। इसमें देखो यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होते हैं, अगर श्रेणी के सभी पद समान हो, जैसे मैंने बताया था 5 5 5 5 5, ये सीरीज है, आप इसका समांतर माध्य निकालो, कैसे निकालोगे 5/5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5, कितना आ गया 5 और 5 10 10 10 20 और 5 25 25/5, एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन निकालो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 1/5, कितना आ गया 5 5 25 25 5 125 125 5 कितना हो गया 125 5 कितना आएगा 125 इंटू 5 625 हो गया बिल्कुल, और 625 इंटू 5 करोगे तो कितना आ गया 5 और 5 कितना हो गया 25, और 5 और 5 कितना हो गया 25, 25 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, और 625 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3125, और 3125 जो है इसका 1/2 नहीं 1/5 करना है। ठीक है ना, तो 1/5 करोगे ना तो आंसर कितना आएगा, मैं अभी करके देख लेती हूँ। देखो 3125 का अंडर रूट करना है, अंडर रूट 3125, अंडर रूट नहीं 1/5 करना है भाई, 1/5 करोगे तो एक सेकंड मैं बताती हूं अभी आपको क्या आएगा आंसर, 3125, हाँ इसकी वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो यही चीज है, यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। और यहां पे देख लो, ये कंसेप्ट लगा लो, यहाँ पे हार्मोनिक मीन निकाल लो,
क्या था, n की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे ये जियोमेट्रिक मीन आ गया, ये यहाँ पे समांतर माध्य आ गया। तो इसकी वैल्यू देख लो कैसे निकलेगी, एलसीएम ले लिया कितना 5, फिर यहाँ पे क्या, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ओके, तो क्या हो गया 5, ऊपर में 5 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे देखो आगे क्या किया, क्या किया गया, 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5/5। इन 5 को 5 से काट दो, 1 बच गया, 5/1 कितना हो गया 5। हार्मोनिक मीन भी कितना आ गया 5। तो जब ये मैंने प्रूव करके बताया, इतना प्रूव करने वाला आपको नहीं आने वाला, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि जब श्रेणी के सभी पद समान हो तो हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और जो हमारा अरिथमेटिक मीन है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और श्रेणी के सभी पद असमान हो, यानी कि सीरीज जो है वो अनइक्वल हो, कुछ भी हो सकती है, तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर जियोमेट्रिक मीन की होगी और फिर हार्मोनिक मीन होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ओवरऑल क्या रिलेशन हो गया, या तो ये बराबर होते हैं या ये बड़ा होता है हमेशा, तो बराबर या बड़ा, बराबर या बड़ा, तो ये वाला ओवरऑल रिलेशनशिप अगर पूछा जाए सामान्यतः इनका क्या रिलेशनशिप होता है, तो हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक चीज ये भी है, अगर हमारे पास में अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिए हुए हैं, तो जो जियोमेट्रिक मीन होता है वो इन दोनों का क्या होता है, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या है, अगर हमारे पास में दो पद हैं जैसे x1 और x2, तो क्या होता है कि दोनों को आपस में गुणा करना और जितने पद हैं उतना उसकी घात बना देना, तो 1/2 हो गया। इस तरीके से ही निकलता है। तो यहाँ पे अपने पास पद दो ही है, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों के ऊपर में अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो कभी कोई पूछ दे कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन होता है, उनका गुणोत्तर माध्य किसके बराबर होता है, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का गुणोत्तर माध्य इन दोनों के जो गुणोत्तर माध्य होगा उसके बराबर ही होगा। तो यहां पे देखो किन्हीं दो अवलोकनों का या मूल्यों का गुणोत्तर माध्य उनके अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन का ही गुणोत्तर माध्य होता है। तो ये वाला रिलेशनशिप है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर। चलो आगे, अब आता है अपना पोजिशनल और स्पेशियल मीन। क्या है पोजिशनल और स्पेशियल मीन, वो ध्यान में रखो। जो पोजिशनल मीन होता है वो स्थिति से बदलता है, ठीक है, जब स्थिति बदलती है तो उसकी वैल्यू बदल जाती है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पे बहुलक जो होता है, बहुलक क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जो बहुतायत से आएगा, जैसे ये एक वर्ड है मॉडल, है ना, मॉडल नहीं, हाँ मोड का मतलब जो है वो फैशन है ना, एक्चुअली इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जो मॉडल ये वर्ड निकल के आया है, मोड ये कहां से निकल के आया है, फैशन से निकल के आया है। जब कोई चीज कब बनती है फैशन, जब उसको ज्यादातर लोग पहनने लग जाते हैं, जैसे आजकल वो बूटकट वाली जींस पहनते हैं, नीचे से वो खुली रहती है इस तरीके की, तो वो वाला चीज है, तो वो फैशन कब बन गया, क्या उसको एक इंसान ने पहना तो वो फैशन बना, नहीं। अगर ज्यादातर लोग जिस चीज को फॉलो करने लग जाते हैं वो फैशन बन जाता है। तो वही चीज ये बहुलक वर्ड है, वहीं से ही निकल के आया है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो चीज जितनी ज्यादा आएगी वो उसी का बहुलक होगा, मोड होगा, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मोड को जेड से एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल जेड से। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूज होता है, जिसके पास में ज्यादातर वैल्यूज अपने उसके पास आने की, या फिर ज्यादातर जो वैल्यूज है जिसके आसपास पाई जाएगी या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसी को ही कहेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूज अगर होता है तो उसको हम मोड कहते हैं, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 और मोर ऑब्जर्वेशन इज मैक्सिमम, अगर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 या 2 से ज्यादा के ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम होती है, देन देयर इज मेनी मोड्स, वहां पे कई मोड हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको आगे एग्जांपल ही दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे 5 है, वो कितनी बार आया है, 5 जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 2 है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और जो 3 है वो भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो सभी
बहुतायत में है, ये दोनों ही दो 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 और ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, बहुलक हो जाएंगे। और अगर किसी श्रेणी के अंदर सभी की जो वैल्यू है, जैसे 5 भी 2 बार, 2 भी 2 बार, 4 भी 2 बार, तो 3 भी 2 बार, अगर सभी अवलोकनों की आवर्ती अगर समान है तो वहां पे कोई बहुलक नहीं होगा। सभी 2-2 बार आ रहे हैं तो यहाँ पे हम कोई बहुलक नहीं कहेंगे। सबकी इक्वल है, कोई बहुलक नहीं कह सकते हम इस केस में, ठीक है। बहुलक को कठोरता से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्यों नहीं किया जा सकता है, अभी आप चाहे कितनी भी लंबी श्रेणी हो, हम समांतर माध्य हर एक श्रेणी का अपना वैल्यू होती है वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन बहुलक, अब अपने यहाँ पे आके हाथ रुक गए, कैसे निकाले, यहाँ पे आके अपने 2-3 बहुलक हो गए, हमें एक को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। मतलब बहुलक जो होता है, मोड जो होता है, उसको हम रिजिडली डिफाइन नहीं कर सकते कि यही वैल्यू होगी, ठीक है ना। उसकी वैल्यू बदलती रहती है, चेंज हो जाती है। अब आता है इंडिविजुअल श्रेणी के लिए, तो इंडिविजुअल श्रेणी के लिए कुछ नहीं है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कौन आया है सबसे ज्यादा बार, यहाँ पे इनको आरोही अवरोही क्रम में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ये कर दो इसको आरोही अवरोही क्रम में इसलिए लिखा जाता है कि ये पास पास आ जाते हैं तो पता चल जाता है। तो इसके अंदर आरोही अवरोही क्रम में लिखा, तो 5 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, 3 बार, है ना। तो यहाँ पे बहुलक कौन होगा, यहाँ पे बहुलक जो मोड है वो कौन होगा, 5 होगा। जो जितनी बार आता है उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी 3 बार आया है तो मतलब 3 मोड मत कर देना, मोड हमेशा इसी सीरीज में से ही आएगा। जो सीरीज हमें दी हुई होती है, जो एक्स की वैल्यूज दी हुई होती है, हमेशा मीन मोड मीडियन का मान है उसमें से ही आता है, ठीक है ना। तो मोड क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऑल क्लियर, चलो आगे। अब आता है खंडित श्रेणी के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, ये आवर्ती दी हुई है, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 17, किसकी है, 4 की है। तो यहाँ पे मोड क्या होगा, मोड क्या होगा इस केस में, 4 होगा। मोड क्या होगा इस केस में, 4 होगा। ओके, चलो आगे। हाँ, अगर देखो अभी अपने को इस तरीके से आंकड़े दे दिए, 10 से 20 यहाँ पे अपने को दे दिया और अपने को बोल दिया कि मैम फ्रीक्वेंसी तो इसकी सबसे ज्यादा है। अब अपन मोड कैसे सिलेक्ट करेंगे, 30 से 40 तक को तो मोड नहीं कह सकते, ये तो एक सीरीज का डाटा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब मोड इसमें से ही आएगा। लेकिन मोड की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, L प्लस F1 माइनस एफ नोट 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। यहाँ पे L क्या होता है, जो बहुलक वर्ग है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उस क्लास की, ये है अपना बहुलक वर्ग, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी लोअर लिमिट, ठीक है, ले ली हमने 30। तो यहाँ पे वही चीज बोलना चाहता है, देखो यहाँ पे बहुलक वर्ग की निम्न यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है जी। एफ नोट क्या होता है, जो हमारा बहुलक वर्ग आया है उससे पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी या आवर्ती, ठीक है। F1 होती है किसकी, जो उस बहुलक वर्ग की आवर्ती होती है वो मॉडल क्लास की। F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद की आवर्ती, और H होता है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, जो क्लास इंटरवल है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो जो F1 है वो ये हो जाएगा, F नोड इससे पहले वाला हो जाएगा, F2 इससे बाद वाला हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज मिल गई। 30 और 40 का अंतर कितना है, 10। तो H की वैल्यू कितनी हो गई, 10। लोअर लिमिट क्या है, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 30। तो यही चीजें हैं। F1 कितना हो गया 25, F नोड कितना हो गया 22, F2 कितना हो गया 18, L कितना हो गया लोअर लिमिट 30, और H कितना हो गया दोनों का वर्ग अंतराल। तो 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी, और बहुलक की वैल्यू कितनी आएगी 33, इसी रेंज के बीच में ही आएगी। जो बहुलक वर्ग होता है उसी की क्लास के बीच वाली वैल्यू हमें देखने को मिलती है। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। अब बहुलक के क्या गुण है, यदि सभी अवलोकन स्थिर है तो बहुलक भी स्थिर होगा, वही है 5 5 5 5, जो जितनी बार आता है वही उसकी हो जाएगा। उत्पत्ति और पैमाने में परिवर्तन के कारण बहुलक भी प्रभावित होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन में देखा था, जब हम उसके को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम उसमें 2 जोड़ रहे थे प्रत्येक संख्या में, तो बहुलक भी प्रभावित हो रहा था, सॉरी समांतर माध्य भी प्रभावित हो रहा था, या हमारा जो मीन है वो भी प्रभावित हो रहा था। तो इसमें यहाँ पे ये भी प्रभावित होते हैं। ओके, ये आपको पता रखना है।
सिंपल कैलकुलेशन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वही बहुलक, तो आसान है। चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। अब एक चीज देखना है, यहाँ पे तीन चीजें आती है। चरम मूल्यों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता माध्यिका, जैसे मैं आपको बताती हूं 2, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके मैंने आपको कल एक लाइन बताई थी, है ना। 21 ऐसे कर दो, तो जो मिडल मोस्ट वैल्यू आएगी, जब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो यहाँ पे माध्यिका 7 हो जाएगी। आप इसको 21 कर दो, चाहे 21,000 कर दो, चाहे 21 लाख कर दो, माध्यिका जो है वो 7 की 7 ही रहेगी। माध्य बदल जाएगा क्योंकि माध्य में सभी पदों को इंक्लूड करने पड़ेगा, ठीक है। बहुलक अगर हम किसी वर्ग का निकालें, यहाँ पे तो सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक जैसी है, हम बहुलक नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुलक जो होता है फिर भी हम लोगों को याद रखना है, जो बहुलक होता है उस पे चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। अप्रभावित कौन रहता है? माध्यिका रहती है। और बिल्कुल जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो होता है माध्य, ठीक है। तो माध्य, यहां पे मैं एक लाइन लिख देती हूं, इसके अंदर, है ना, इसके अंदर माध्यिका जो होगी वो क्या होगी? चरम मूल्यों से अप्रभावित। ओके, बहुलक या मोड होगा, बहुलक या मोड होगा मिनिमम या न्यूनतम प्रभावित, और जो माध्य है या जिसको मीन कहते हैं वो क्या होगा? मैक्सिमम। किसके द्वारा? चरम वैल्यूज के द्वारा, ठीक है। आंकड़ों के अभाव में उपयुक्त होता है, क्योंकि अगर कुछ आंकड़े हमारे पास एब्सेंट भी होंगे तो भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आंकड़ों के अभाव में यानी कि जब हमारे पास डाटा पूरे नहीं होते तब हम किसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? तब हम अरिथमेटिक मीन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें सारे ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड किया जाता है, सभी का टोटल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? सूटेबल हो सकता है आंकड़ों के अभाव में भी। इसका जो रेखा चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, किसके द्वारा? हिस्टोग्राम। किसके, क्या है उस डायग्राम का नाम? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के द्वारा हम लोग इसकी जो वैल्यू होती है वो निकाल सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है व्यवहारिक उपयोगिता में, प्रैक्टिकल यूटिलिटी में सबसे ज्यादा यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ज्यादातर जो चीजें चल रही होती है, व्यवहारिक चीजें कब होती है? फॉलो होती है जब ज्यादातर लोग जिस चीज को मानते हैं लोग उसी को फेवर करते हैं, मतलब वो बात सही मानी जाती है, तो वही चीज है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसी चीज में इसका व्यवहारिक में ज्यादा उपयोग है। इसके दोष क्या है? ये अनसर्टेन है, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, चरम मूल्यों पे थोड़ा बहुत मिनिमम प्रभाव तो पड़ता ही है, मिसलीडिंग करता है क्योंकि इसकी वैल्यू एक से ज्यादा भी निकल रही थी, जैसे 2, 3, 5 तीनों की फ्रीक्वेंसी बराबर थी तो हम 2, 3 बहुलक निकाल रहे थे, ठीक है। वर्ग विस्तार से अप्रभावित, यानी कि क्लास को आप कितना भी एक्सपेंड कर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वैल्यू हो जाएगी, बस सिंपल सी बात यहां पे इतनी है, ठीक है। अब आता है हमारा मीडियन। क्या आता है? मीडियन या माध्यिका। क्या है माध्यिका? ठीक है, आज तक देखो हम लोगों ने अपने 3-4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जिसमें अभी हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो जाएगा। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ लिया। मैंने आपको पहले दिन सिलेबस बताया था, आप अपना सिलेबस, अपना टेलीग्राम चैनल है उस पे जाके भी देख लेना, आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस में जो चीजें लिखी हुई है 2 लाइनों में स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है। अब उसमें से अपने बाकी क्या रहा है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन बाकी रहा है, वो मैं करवा दूंगी, और फिर अपना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बाकी रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर आरबीडी, सीआरडी वो सब है, वो भी मैं करवा दूंगी। तो फिर अपना स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग एक माइनर सब्जेक्ट और उठाएंगे, ओके, फिर उसको कंप्लीट करेंगे, और अभी एंटोमोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से करते करते जल्दी आप लोगों का सिलेबस हो जाएगा, तो उससे आप लोगों की रिवीजन में आसानी रहेगी कि एक बार हम गो थ्रू हो गए, हमें भी नई चीजें मिलेगी कि अब हम इस सिलेबस के अलावा आप लोगों को और क्या पढ़ाएं जिससे आपकी चीजें और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। वो चाहे हम टेस्ट के, जैसे आपका वीकली एक टेस्ट करवा लिया, उस टेस्ट का फिर मैं सॉल्यूशन करवाऊंगी, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन जब होगा तब आपको चीजें आसान हो जाएगी, तब आप कर पाओगे उसको आराम से। तो वही चीजें हैं। तो जब जब टेस्ट का सॉल्यूशन होगा तो कुछ चीजें टेस्ट के माध्यम से अपन कवर कर लेंगे। तो ये मत मानना सिलेबस कवर होने के साथ में बस यहां तक ये करवा दिया, मैं बस यहां तक टाटा बाय बाय, नहीं।
ये सिलेबस होगा, सिलेबस के बाद में अपनी टेस्ट सीरीज जो कंटिन्यू रहेगी उसमें वीकली जो टेस्ट होंगे उस टेस्ट में हम लोग और देखेंगे, उस टेस्ट का जब सॉल्यूशन करेंगे कि जो चीजें अपने लिए नई है वो चीजें पूरी विस्तार से बताएंगे कि ये चीजें नई थी, ये चीजें टेस्ट के माध्यम से ऐड की गई है, तो वहां से उनका सॉल्यूशन देख लेंगे। ओके, तो इस तरीके से अपन पूरे सिलेबस को जहां से भी, जिस बुक में से भी जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको सबको कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अब माध्यिका के लिए पोजीशन की वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। क्यों रोल होता है मैम? देखो यहाँ पे, अब आप बोल रहे थे ना बहुलक में F1 F0 वो निकाले तो वो एक सीरीज में रखने के बाद ही ये आए थे, ठीक है ना, इसीलिए इसका भी पोजीशन का रोल होता है। पर यहाँ पे देखो, माध्यिका जो होता है वो सबसे मध्य का मान होता है। माध्यिका क्या होती है? सबसे मध्य का मान होता है। यानी कि कोई भी सीरीज अगर आपको दी हुई है तो उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में रख दोगे, घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में रखोगे, तो जो सबसे मिडल वाली वैल्यू होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। अगर वो, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी लॉजिक है, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू व्हेन द रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। बस यही इसकी डेफिनेशन है, बस ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर हमारे पास पद विषम है तो बीच वाली वैल्यू हो जाएगी यानी कि n+1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे आपके पास में 2, 3, 4 और 5 और 6 ऐसे दिया हुआ है, तो पहले ही सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में लिखो, लिख लिया, बढ़ते हुए क्रम में ही है। अब इसका हमें माध्यिका क्या होगी ये कैसे पता चलेगा? कितने पद है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि थर्ड वहां तीसरा जो पद है वो होगा। तो तीसरा पद क्या है यहाँ पे? 4। तो वैसे ही 2 यहाँ पे छूट गए, 2 यहाँ पे छूट गए, तो यही होगा। अगर यही संख्या हमने 6 की जगह यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कर दी, तो कितने हो गए? 2, 2, 4 और 2 6 पद हो गए। अब कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना, 6 है ना, एक तो क्या हो जाएगा? n/2, तो 6/2 यानी कि तीसरा पद, थर्ड। और फिर उसके बाद में 6, यहां पे देखो, यहां पे क्या लिख रखा है इसने, टोटल कितने हैं? 2, 2, 4 और 2 6। ओके, तो जो इससे नेक्स्ट पद है यानी कि इसके अंदर ये ऐसे नहीं होगा, n/2 + 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी n/2 + 1 आएगा, तो n/2 कितना हो गया? n/2 कितना हो गया यहाँ पे? 6/2, 3 + 1 यानी कि 4th नंबर। तो थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों का डिवाइड करना है। तो थर्ड पद कौन सा है यहाँ पे? 4, और फोर्थ पद कौन सा है यहाँ पे? 5। तो डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 हमारा आंसर हो जाएगा अगर ये 7 हो जाते हैं तो। यानी कि अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं तो इधर जितने पद छोड़ने हैं उतने छोड़ के बीच वाली वैल्यू हो जाएगी। अगर वो सम संख्या में है ना, जिसमें इवन नंबर में है, तो क्या होगा? इन दोनों पदों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देना, वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बस इतना ही होता है। ये देखो यहाँ पे मैंने नोट लिखवा के लिखा है, आरोही और अवरोही क्रम या डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स देखो। 7, 5, 3, 8 इसकी निकालो, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 हो गए। टोटल कितने पद है? 8 है, तो 3 इधर छोड़ दिए और 3 इधर छोड़ दिए, बीच वाले कौन हो गए? 7 और 8। तो 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7.5 जो है वो हमारी क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगी। बस यही करना है। 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच में 2 बच गए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के मीडियन निकाल लेंगे। फिर आता है डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस सीरीज के लिए कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे डाटा अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है? हमें संचयी आवृत्ति निकालनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताई थी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे x दिया हुआ आएगा, f दिया हुआ आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो 11, इससे ऊपर वाली जितनी भी है जोड़ दो। तो 11 के अंदर क्या है? आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो 0 यानी कि 11 हो जाएगी। अब 16 है तो इससे पीछे वाली सारी जोड़ दो, 27 हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखो सबसे, तो यहाँ पे वो क्या बोलना चाहता है? तो मूल्यों को आरोही अवरोही क्रम में रखते हैं, आरोही अवरोही क्रम में रख दिया, उसकी आवृत्ति उसके सामने रख दिया। संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं, वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब ये बोल रहा है कि जो n/2 से ठीक बड़ी संचयी आवृत्ति का मूल्य माध्यिका होती है। n/2 कितना होगा? ये आवृत्ति है, ये टोटल करोगे तो कितनी आ गई? 48 आ गई। तो 48 से जस्ट बड़ा क्या हो गया? 72, और 72 के समकक्ष हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4, है ना। तो यहाँ पे जो हमारी माध्यिका है वो क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था
मादिका, माध्य या बहुलक तीनों इस सीरीज में से आते हैं। आवर्तियों से उसका कंपैरिजन मत करने लग जाना, जो ये वैल्यू होती है वहीं से हमारा मादिका निकलती है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगी, मादिका हो जाएगी। ओके, अब देखो यहां पे डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस ग्रेडेड सीरीज के लिए क्या करते हैं, संचयी आवर्ती n/2 की सहायता से दो मादिका वर्ग का चयन कर लेते हैं। तो मादिका वर्ग का चयन कर लिया हम लोगों ने पहले ही, कैसे निकाला, वही n/2 से जो जस्ट बड़ी होगी। तो n/2 कितना आ रहा है, 50, 50 से जस्ट बड़ी कौन सी, 78। तो ये हमारी क्या हो गई, मादिका वर्ग हो गया। ये कौन सा हो गया, मादिका वर्ग हो गया। तो मादिका वर्ग, ठीक है, इसको मान लेते हैं मादिका वर्ग। और मादिका वर्ग से अब अपन सारी वैल्यूज निकालते हैं। तो यहां पे देखो क्या क्या होता है, L जो मादिका वर्ग है उसकी निम्न सीमा निकाल ली, n/2 जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 वो जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी है, n क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो उनका टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, माइनस में C क्या होती है, मादिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी आवर्ती, है ना। तो मादिका वर्ग कौन सा था, ये, इससे पहले वाले की संचयी आवर्ती कितनी है, 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहां पे ये हो गया। F क्या होता है, मादिका वर्ग की आवर्ती कहलाती है। ठीक है, H क्या हो गया, वर्ग अंतराल, मादिका वर्ग का वर्ग अंतराल। तो ये फॉर्मूला है, ये अपने को ध्यान में रखना है, बस यही चीज हो जाएगी। यहाँ पे L क्या हो गया, यहाँ पे देखो लो, इस वर्ग की निम्न सीमा 20 हो गई, वर्ग अंतराल 30 - 20 कितना हो गया, 30 - 20 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है जी, ये भी निकल गया मैम। SC क्या हो गया, इससे पहले वाले की संचयी आवर्ती वो भी निकल गई। F क्या हो गया, जो मादिका वर्ग है उसकी आवर्ती, तो वो भी हमें पता चल गई, 40 है, वो 40 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम मादिका की वैल्यू निकालेंगे तो वो देखो इसी जो ये वाला है इसके बीच की आएगी, दो यहाँ पे छुट गए, दो यहाँ पे छुट गए, लेकिन ये क्या था, रेंज में था, है ना। तो रेंज में आएगी तो रेंज इनके बीच की रेंज आएगी, तो बीच की रेंज आ गई 23। तो इसी तरीके से हमें पता चल जाता है कि क्या होगा। कभी कभी इतने कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर ऑप्शन ही हम लोगों को इसके इर्द गिर्द नहीं मिले, हमें पता चल गया कि इसी से ही मिलेंगे, तो हमें इसके बीच की वैल्यू कोई भी एक ऑप्शन में होगी उसको चूज कर लेंगे। हो सकता, जरूरी थोड़ी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्या पता ऑप्शन ऐसे हो, इसके अंदर दे दिया 12, इसके अंदर दे दिया 23 और इसके अंदर दे दिया 33 और इसके अंदर दे दिया 45। अब आपको बताओ चूज करने में आसानी रहेगी कि नहीं रहेगी, बिना आप कैलकुलेशन किए हुए निकाल सकते हो, क्योंकि इसी वर्ग के बीच में से ही मादिका निकल के आएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे मादिका की क्या प्रॉपर्टीज है, मादिका के एक सेट के लिए पूर्ण विचलन, ठीक है ना। पूर्ण विचलन का मतलब ये हो गया, जब हम ये जो वैल्यू होती है, यानी कि जो, जैसे मैंने आपको कल x - x बार वगैरह निकाल के बताया था, जो d है वो निकाल के बताया था, तो उसमें क्या हो रहा था, हम जो साइन थे उसको कंसीडर कर रहे थे, इसमें इसका मतलब है हम साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही बोला है पूर्ण विचलनों का योग न्यूनतम होता है। अवलोकनों के एक सेट के लिए पूर्ण विचलनों का योग न्यूनतम होता है, जबकि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है। ये भी चीज बताई थी, ये याद रखनी है। कल की क्लास अच्छे से देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कैसे उसका जो टोटल है वो 0 होता है। माध्यिका से लिए गए विचलनों का योग न्यूनतम होता है, जबकि जो समांतर माध्य है उससे लिए गए विचलनों का योग जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, जब विचलन माध्यिका से लिया जाता है तो x1 - m जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी, न्यूनतम आएगी। ठीक है, अन्य सभी केंद्रीय प्रवृत्तियों की तरह माध्यिका भी क्या होती है, उत्पत्ति और पैमाने दोनों से प्रभावित होती है। यानी कि अगर आपको एक सीरीज दी गई है और उस पूरी सीरीज को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया या आपने इसको 2 से भाग दे दिया, वो डिवाइड करना एक ही बात होगी, 2 से माइनस कर दिया, यानी कि जो है उस जो अपने संख्या दी गई है उसमें से माइनस कर दिया 2 या उसके अंदर ऐड कर दिया, तो उससे क्या होगा, माध्यिका प्रभावित होगी, उतनी ही प्रभावित होगी जितना हमने पूरी सीरीज में चेंज किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये याद रखना है, जो माध्यिका होती है वो 50th शतमक होता है, यानी कि जो 100 है उसका 50th होगा। ठीक है ना, मतलब आधा होगा, तो 1/2 वाली चीज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होती है, 50th तो शतमक होता है जो पूर्ण अवलोकनों को संतुलित करती है। माध्यिका होती है सेकंड चतुर्थांक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। माध्यिका जो होती है, चतुर्थांक 4 होते हैं। चतुर्थांक होते क्या है वो देखो, जैसे अपने पास में एक डाटा है 0 से 100 तक,
ठीक है, ये आती है मिडल मोस्ट वैल्यू, क्योंकि माध्यिका यही बताती है, तो यहां से यहां जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 50। तो इसीलिए बोला जाता है कि पूरे शतमक का जो 50th होता है वो माध्यिका होती है। दूसरा, क्वार्टाइल अगर डिसाइड करोगे तो अपने पास में क्या आएगा 1, ये Q1 होता है मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, ये होता है Q2 ये सेकंड क्वार्टाइल, और ये होता है Q3 ये होता है 3 क्वार्टाइल होते हैं, 100 तक जाते हैं तब तक, ये 25 का, ये 25 का, ये 25 का और ये 25 का। तो इसको कहते हैं Q1, इसको कहते हैं Q2 और ये Q3। अब आप खुद देख लो, जो माध्यिका होती है वो जो सेकंड चतुर्थांक, Q2 क्वार्टाइल का मतलब चतुर्थांक सेकंड, तो सेकंड चतुर्थांक होती है और 15th परसेंटाइल होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यही चीज यहां पे बोला गया है कि जो सभी अवलोकनों को संतुलित करती है और माध्यिका जो होती है वो सेकंड चतुर्थांक होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलो, इसकी जो ज्ञात करना इसको आसानी और सुविधाजनक है, कभी कभी निरीक्षण द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, मतलब आसानी से हम देख के पता कर सकते हैं। चरम मूल्यों से अप्रभावित रहती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था, अप्रभावित रहती है। दूसरा है बिंदु रेखा निर्धारण कर सकते हैं, और उस कर्व को क्या कहते हैं, ओजाइव वक्र कहते हैं, ओजाइव कर्व या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं संचयी आवर्ती वक्र, इसके द्वारा भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और या फिर इसको कहते हैं तोरण वक्र, और इसका एक नाम और भी है गाल्टन वक्र। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इस तरीके से यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्स की वैल्यूज रखी जाती है, फिर यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे, और इस तरीके से वैल्यूज जो होती है वो मिलती है। ये जो वैल्यू होती है मिडल मोस्ट, जहां पे दोनों घटती है, से कम वाली संचयी आवर्ती और से अधिक वाली संचयी आवर्ती है वो ऐसे जाती है, से कम वाली बढ़ती जाती है, से अधिक वाली जो है वो घटती जाती है। तो ऐसे करते करते जो है हमारे पास में जो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो माध्यिका होगी। क्या होगी, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी वो माध्यिका होगी। अब मैं आपको बता रही थी कि जो हमारा बहुलक होता है उसको हम ऐसे निकालते हैं, तो बहुलक को किससे निकालते हैं, हिस्टोग्राम से। तो हिस्टोग्राम से कैसे निकालते हैं वो देखो, बहुलक क्या बताता है, जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही बहुलक होगा। मानते हो इस चीज को, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्स की वैल्यूज है, यहाँ पे ये एफ की वैल्यूज है, तो एफ सबसे ज्यादा, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही बहुलक, तो इससे ये सबसे ऊंचा, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जेड बहुलक बन जाएगा। इसको कहते हैं हिस्टोग्राम, इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हिस्टोग्राम सबसे ज्यादा अधिक फ्रीक्वेंसी, तो वो ये वैल्यू इसके सापेक्ष जो है एक्स एक्सिस पे वो क्या बन जाएगी, बहुलक बन जाएगी। और इसी तरीके से जब ओजाइव वक्र है तो एक्स की वैल्यू जो जब दोनों से कम और से अधिक वाले जो दोनों कर्व है वो एक दूसरे को काटते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, माध्यिका मिलेगी। किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है, ये चीज ध्यान में रखना है, और उस केस में फ्रीक्वेंसी ली जाती है। हो गया क्लियर। अब यहां पे देखो, ये सदैव निश्चित और क्या होते हैं, स्पष्ट होती है, उचित प्रतिनिधित्व करती है, गुणात्मक। कल ही मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब हमें क्वालिटेटिव स्टडी करनी हो, चाहे वो प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो बिहेवियर में हो, चाहे अपने डेली यूज में हो, जब हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करनी होती है तो हम गुणात्मक को लेते हैं। माध्यिका से लिए गए जो निरपेक्ष विचलनों का योग क्या होता है, न्यूनतम होता है, जबकि समांतर माध्य या मीन से लिए गए निरपेक्ष विचलनों का योग, गए निरपेक्ष विचलनों का योग, विचलनों का योग क्या होता है, 0 होता है, 0। ठीक है, हो गया 0। और इसके केस में न्यूनतम होता है, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन इज 0। ये मैंने नीचे भी लाइन लिख दी, एक ही बात है। ठीक है ना, ये दोनों लाइनें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर आपके स्टेटिस्टिक्स में से अगर मीन, मोड, मीडियन या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन, अगर आपने ये क्लासेस देखी है तो गलत नहीं होगा किसी भी हालत में।
माध्यिका के क्या गुण होते हैं? श्रेणी में चर के मानों का अनियमित वितरण होने पर भी माध्यिका का सही प्रतिनिधित्व अंक प्रस्तुत नहीं करता और इसमें भरणपूर्ण निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि संख्याएं बढ़ती जाए घटती जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। ठीक है, जब चरम मानों को समान महत्व देना हो तो यह केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि चरम मानों से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर लास्ट वाली वैल्यू 2100 से 1000, 21,000, 1,00,000 कितनी भी करो, इसकी जो वैल्यू है वो मिडल मोस्ट रहेगी और ये मिडल मोस्ट होती है और मिडल मोस्ट रहती है। ठीक है, रिक्वायर ऑर्डरिंग, इसके अंदर क्रमबद्धता की आवश्यकता होती है। ये अनरियलिस्टिक है, उचित प्रतिनिधित्व का भी अभाव होता है। बीजगणितीय विश्लेषण इससे असंभव होता है। तो बीजगणितीय विश्लेषण किससे संभव होता है? अरिथमेटिक मीन से ही संभव होता है और किसी से नहीं कर सकते। अब आता है इन तीनों में रिलेशनशिप। तो ये देखो, जब सम्मित श्रेणी होगी तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे जो x बार और m और z तीनों एक जैसे पाए जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, इफ ऑल द आइटम्स इन ए डेटा सीरीज आर टू बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, देन द अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट सुटेबल मीन होता है। क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट सुटेबल मीन। ये देखो यहाँ पे, अगर किसी समक्ष श्रेणी के सभी पद मूल्यों को समान महत्व देना हो, क्योंकि अरिथमेटिक मीन इज द ओनली मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट गिवन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इक्वल इंपॉर्टेंस। यानी कि जो हर एक जो ऑब्जर्वेशन का जो भी पद है उसको ये क्या करता है? इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। इसीलिए ये चीज याद रखना है, जब इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए, है ना, तो हमें पूछा जाए कि बेस्ट मेजरमेंट कौन सा है या मेजरमेंट सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजरमेंट कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? माध्य होना चाहिए। ठीक है, सांख्यिकी माध्य को रेखा की चित्र के द्वारा भी अंतर संबंधित किया जा सकता है और ये यहाँ पे रहा। यहाँ पे क्या होगी? सामान्य या घंटाकार, या जिसको बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। ये किसके लिए मिलेगा? ये सिमेट्रिक डाटा के लिए मिलेगा। सिमेट्रिक सीरीज है, जैसे 5 5 5 5 5। इसके लिए बताओ बहुलक क्या होगा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 5 की फ्रीक्वेंसी है, तो बहुलक क्या हो गया? 5। मिडल मोस्ट वैल्यू 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, मिडल मोस्ट वैल्यू माध्यिका क्या हो जाएगी? 5। ओके, और 5 5 5 सबको टोटल करके डिवाइड कर दो 5 से, तो क्या हो जाएगा? अपने पास क्या वैल्यू मिलेगी? x बार की वैल्यू। तो वो भी कितनी आएगी? तो x बार की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 5। तो सम्मित श्रेणी सिमेट्रिक सीरीज है तो सभी की वैल्यू समान होगी, यानी कि बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य तीनों इक्वल होंगे। ओके, अब आता है एसिमेट्रिक सीरीज मिल जाए, और एसिमेट्रिक सीरीज में अपन को दो चीज मिलेगी, एक मिलता है पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक मिलता है नेगेटिव स्क्यूनेस। तो वो देखो यहाँ पे इसमें अच्छे से बताया गया है कि नेगेटिवली स्क्यूड होता है। सिमेट्रिकल वाले में तो तीनों बराबर हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है? तो देखो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जब नेगेटिव होता है मतलब अपना बायां भाग ज्यादा चलता है, उल्टा उल्टा दिमाग ज्यादा चलता है ना नेगेटिव में, तो बायां भाग ज्यादा चलता है। तो जब बायां बढ़ा तो बहुलक बढ़ा। इस केस में आप लोगों के क्या होगा? मोड की वैल्यू ज्यादा आएगी। मीडियन हमेशा मीडियन रहेगा, ये चीज याद रखनी है। मीडियन हमेशा मीडियन रहेगा। माध्यिका हमेशा कहती है मैं बीच में हूं तो मैं बीच में ही रहूंगी, वो किसी भी में देख लो तीनों में बराबर बीच में ही रहेगी। ये मीडियन बीच में है, यहाँ पे ये मीडियन यहाँ पे बीच में है, ये मीडियन यहाँ पे बीच में, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन एक चीज याद रखनी है, इसको याद रखने का, नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली स्क्यूड मतलब अपना उल्टा दिमाग ज्यादा चल रहा है, बायां दिमाग ज्यादा चल रहा है। बायां दिमाग ज्यादा चल रहा है तो बायां बढ़ा तो बहुलक बढ़ा, ये ट्रिक है, याद रख लेना। बायां बढ़ा तो बहुलक बढ़ा, तो मतलब बहुलक जो मोड है वो सबसे बड़ा, मीडियन बीच में रहनी है, तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा? मीन। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन सबसे बड़ा, मीडियन, फिर मोड आ जाएगा। बस यही चीज है यहाँ पे, यही चीज है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो मीन ये है, यहाँ पे माध्यिका हमेशा बीच में है, बहुलक यहाँ पे है, इसकी वैल्यू देख लो यहाँ पे। अब इसको देख के मत कर देना, इसको देख के मत कर देना यहाँ पे कि ये फ्रीक्वेंसी, ये नहीं है। हमें हमेशा x वाली जो सीरीज होती है, x यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखी जाती है, तो x की वैल्यूज ही हमेशा हमें मीन, मोड, मीडियन की वैल्यू देगी। तो ये हमेशा x एक्सिस वाली वैल्यू पे जाना, ये वैल्यू कम है, ये जाएंगे तो ये ज्यादा है, और ये यहां से यहां जाएंगे तब हमें x बार मिलेगा, मतलब x बार की वैल्यू सबसे अधिक है। ओके, इसी तरीके से इसमें यहाँ पे मीन सबसे कम है, फिर यहां से यहां गए तो मीन मिला, इससे आगे और बढ़े तो मीडियन मिला। ओके, और फिर इससे और आगे बढ़े तो हमें क्या मिला? हमारा मोड मिला, जेड, जिसको डिनोट करेंगे जेड से। ठीक है,
तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। ऑल क्लियर? ये आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट। अब आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का मिला हुआ है तो मुझे बता देना कि मैम हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन हमें मिला हुआ है, तो आप देख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन आप अब फ्री हो बना लो। और वो बुक्स जो है वो मुझे कई बच्चों ने बोला मैम मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बुक बता दो, तो ऑब्जेक्टिव के लिए बुक मैं आज बोला है किसी कैंडिडेट को भी, क्योंकि मैं खुद मार्केट नहीं जा पाई और मार्केट जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे टाइम में एसआर कांतवा वगैरह से हम लोग कर लेते थे, और भी एक दो बुक्स थी, लेकिन अभी क्या है, अब कौन सी रिसेंट में चल रही है ना, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हमने जब एओ का एग्जाम दिया तब हमें मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि हम लोगों को टाइम कम मिला था एग्जाम में। ओके, तो इस वजह से साथ में पीएचडी चल रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ही, ये सब्जेक्टिव ही पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं किए थे। अब अगर अपने मेरे को कोई अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक मिलती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, आपको मैसेज करवा दूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से आपको ये टॉपिक समझाया, और स्टैटिस्टिक्स का आगे का पोर्शन है वो भी मैं उतना ही अच्छे से समझाऊंगी, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ओके।